Okay, let us start today's lecture that is related to the probability class 11th, and right now we are in exercise 16.3. Today we will try to solve first of all question number 8, exercise 16.3. 16.3, and the question goes like this: 3 coins are tossed, one is find the probability of getting. तो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 coins have been tossed, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो बनेगी कुछ ऐसे, हेड 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 या हेड हेड टेल या हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, क्योंकि सैम्पल स्पेस में होंगे 2 raised पावर नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ coins that have been tossed. तो क्योंकि हमारे पास 3 coins टॉस की गई हैं तो 2 raised पर 3 means 8 number of elements must be in the sample space. तो next is going to be THT. And the first question is, we have been asked to find the probability of getting. हमें probability निकालनी है, probability of getting 3 heads. Getting 3 heads, हमें ये निकालना है, probability of getting 3 heads. तो वो किसके बराबर आएगी? probability of getting 3 heads. किस में 3 heads हैं? इसमें है 3 heads और कहीं पे भी 3 heads नहीं है. तो that is equal to number of elements. मतलब ये हमारा इवेंट है. हमारे इवेंट में हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें 3 हेड्स हो. इसमें 3 हेड है, इसमें 2 ही हैं, बाकी सब जगह या 2 हैं या कोई नहीं या 1 है. तो सिर्फ ये आएगा हमारे इवेंट में. तो कितने हैं वो? 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 8 है. इसी तरह है कोई थर्ड पार्ट है लाइकवाइज हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 2 heads. हमारा इवेंट ये है गेटिंग एट लीस्ट 2 heads. गेटिंग एट लीस्ट 2 heads मीन्स या तो आपको निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारे पास 2 heads होनी चाहिए या 3 heads होनी चाहिए. वो सारे एलिमेंट्स हमें इस इवेंट में लेने हैं. यानी कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट एट लीस्ट 2 heads मीन्स ये भी आएगा H T, इसी तरह H T H T H H T H H और बस एट लीस्ट 2. हाँ, और आएगा तीनों हेड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वही कह रहा है एट लीस्ट 2 heads. इसमें कम से कम 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2, इसमें 3, क्योंकि ये कह रहे हैं एट लीस्ट 2. एट लीस्ट 2 मीन्स 2 3 4 वगैरह वगैरह. तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, क्योंकि इसमें कितने आ रहे हैं? 4. 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 1/2. 1/2 आंसर आएगा. इस तरह है 1x पार्ट. इसका 1x पार्ट कहना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 tails. एट मोस्ट 2 tails, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल जिसमें हो, दैट इज इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स या तो इसमें 2 टेल होनी चाहिए या कोई टेल नहीं होना चाहिए, 1 टेल होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल. तो इसमें 2 टेल हैं, 1 2 3, इसमें 1 टेल है 4 5 6, कोई 1 टेल नहीं, इसमें तो हुए 7, दैट इज इक्वल टू 7/8. क्योंकि इसमें कोई टेल, ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए. उसका मतलब ये हुआ या 2 या 1 या कोई नहीं. इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं. तो ये सब देख सकते हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 goes like this. Question number 9 is saying that if 2/11 is probability of an event, for example let A be the event whose probability is 2/11. ये गिवन है आपको. A मैंने खुद लिया इवेंट और ये कह रहा है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी एट 2/11 है. मैंने उसका नाम रखा है A. ये कहना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 आप बताइए. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, दिस मीन्स A0, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 2/11, दैट इज 9/11.
Question number 10. Question number 10, can a letter is chosen at random from the word assassination? Assassination. ये आपके पास वर्ड है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, लेटर इज चूज, इससे एक लेटर निकाला गया है, कोई भी एक लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 दैट इज अ वॉवेल, दैट इज ए वॉवेल, यानी कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ chosen letter is vowel, chosen letter is vowel। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये कहना है कि इससे, इस एसेसिनेशन वर्ड से एक लेटर निकाला गया है और आपको ये इवेंट है आपके पास, जो आपने लेटर निकाला वो वावेल से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो वावेल से होगा। तो वावेल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स 6 डिवाइड बाई टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 है सैम्पल स्पेस में लेटर्स, हमारे इवेंट में 6 हैं वावेल्स, तो ये आएगा इसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह क्वेश्चन पार्ट 2 कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। तो आपकी सैम्पल स्पेस जो है उसमें है लेटर्स 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में है 20। एक लॉटरी है, उस लॉटरी में अगर किसी ने, उन्होंने एक कोड रखा है 1 से 20 तक चूज़ करने हैं नंबर्स, लेकिन नंबर्स कितने चूज़ करने हैं, 6 नंबर्स चूज़ करने हैं। और अगर वो 6 फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 1 3 5 7 1 3 5 7 एंड 9, यानी कि ऑड आपने लिए, तो अगर यही उनका पासवर्ड था लॉटरी जीतने का तो आप जीत गए। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप, क्योंकि आपको 6 नंबर्स लेने हैं 1 से 20 तक, आप ये भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो पासवर्ड के साथ मैच ही नहीं होगा तो आप लॉटरी नहीं जीत सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल उनका पासवर्ड था 1 3 5 7 9, अगर आपने यही लिए 1 3 5 7 9, अगर आपने यही 5 1 3 5 7 9 और 11 रखेंगे, क्योंकि वही तब आएंगे 6 नंबर्स का पासवर्ड उन्होंने रखा है। जो यही लेगा 1 3 5 7 9 11 लेंगे वो जीत जाएंगे, जो इसके अलावा बाकी 6 नंबर वो नहीं जीतेंगे। तो वो 6 नंबर जीतने के बहुत सारे वो 6 नंबर्स चूज़ करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो। 1 से 6 तक कोई भी फर्स्ट 6 नंबर, या 6 से 12 तक ले सकते हो, या 12 से 18 तक ले सकते हो, या आप स्टार्ट कर सकते हो 9 10 11 12 ऐसे ही, या आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो 6 नंबर्स। इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितनी वेज हैं हमारे पास सिलेक्ट करने की इसमें 6 नंबर्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 6 नंबर इज, कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, 20 में से लेनी है तो 20 में से लेनी है, n में से r लेनी है, r हमारा 6 है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं 6 नंबर चूज़ करने की। लेकिन ये कह रहा है कि एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन्स द प्राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। ठीक है, in a lottery a person chooses 6 natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize, what is the probability of winning। क्योंकि वो कह रहा है कि जो उन्होंने 6 नंबर्स, उस पर्सन ने जो 6 नंबर चूज़ किए वही मैच हुए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वही चूज़ किया 1 3 5 7 9 11, तो वो पहली सिलेक्शन में उसने चूज़ किया और उसने जीता, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आपके इवेंट आपका ये है, probability of winning
6 numbers जो उसने 6 नंबर चूज किए वो कोइंसाइड कर गए किसके साथ, जो उन्होंने पासवर्ड रखा था जीतने का। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एक ही हैं, लेकिन टोटल कितने हैं 26। तो दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 20 माइनस 6 फैक्टोरियल दैट इज़ 14 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 20। जो वहाँ से आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, फार्मूला बेस्ड है, यू डोंट नीड टू थिंक टू मच हियर। ये कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग probabilities P of A and P of B are consistently defined। नंबर 1 पार्ट ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है दैट इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज इक्वल टू 0.6। क्या ये पॉसिबल है? ये कहना है क्या ये कंसिस्टेंटली दोज प्रोबेबिलिटीज हैव बीन चूजन, यानी कि क्या ये सही है कि गलत है। शाबाश। चलो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that is equal to 0.5 plus 0.7 minus 0.6 that is equal to 0.6। क्या ये सही है? क्या ऐसा करना सही है? शाबाश। क्या ये सही है? मुझे लगता है ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हम किस तरीके से कहेंगे कि दिस इज़ राइट, जो हमने असाइन की इसको प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी, क्या सही है कि गलत है। अब देखिए, क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ए हमें पता है कि ए जो है ए इज़ ऑलवेज A contains A intersection B. Similarly, A intersection B is contained in B. अगर ये इसका सबसेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी। Which implies probability of A intersection B is less than probability of A and less or equal to B लिख सकते हैं। probability of A intersection B जो है that is less or equal to probability of B, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। क्या वो लेस और इक्वल टू 0.5 है? नो, दिस नॉट राइट। तो दैट मीन्स दिस नॉट कंसिस्टेंट, दिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस तरह क्वेश्चन हमने किया है, ये आप चेक कर सकते हो, सीधे ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 चलो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो गिवन है आपको, दैट इज इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। मैंने आपको पहले कहा डिमॉर्गन ने कहा और के बदले हम यूनियन कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड वी नो दैट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें कुछ और भी गिवन होना चाहिए।
हाँ, ये कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 0। तो ये 0 होगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, दैट इज 4/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये इजी है लेकिन मैं दिखाऊंगा इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दैट इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ ई और एफ की, ई और एफ की। अगर इसकी निकालने तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, राइट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आपको पता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड दैट इज इक्वल टू ई तो हमें पता है 1/4 है प्लस एफ भी पता है 1/2 है माइनस इंटरसेक्शन है 1/8। तो दैट इज इक्वल टू 5, ऐसा कर सकते हैं 2/8 4/8 तो हुआ 6/8। तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 5/8। सिमिलरली दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई मीन्स दिस एंड नॉट एफ मीन्स दिस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश intersection f dash that is equal to probability of, by De Morgan's law we can write it like this, E union f whole dash। ठीक है। एंड दैट इज अगेन एन इवेंट। हमें इवेंट की ए नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये नॉट के बगैर है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हमने निकाला है दैट इज इक्वल टू 5/8, दैट इज इक्वल टू 3/8, ये आपका आंसर है। ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज इजी, 17 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 18 हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। तो 40% स्टडी मैथमेटिक्स। तो हमारा इवेंट है जो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 40%, 40% मीन्स 40/100। ठीक है। वायर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स विच स्टडी मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स। ठीक है। इसी तरह अच्छा एंड 30% स्टडी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को मैं लिखूंगा बी। ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 30%, 30% मीन्स 30/100। ठीक है। तो बी रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, हमारा इवेंट ये है ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब हुआ हमारा इवेंट बी है और बी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स विच स्टडी बायोलॉजी, और वो कितनी परसेंटेज है ये, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है। और क्या कह रहे हैं 10% स्टडी बोथ। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 10%, 10% मीन्स 10/100।
ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि फाइंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ if a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology। ये कह रहा है अगर स्टूडेंट सिलेक्ट किया एट रैंडम, आप प्रोबेबिलिटी निकालो ये कि वो स्टडी करता है मैथ्स और बायोलॉजी। तो हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीज मैथ्स और बायोलॉजी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 40/10, दैट मीन्स 40/100, दैट 4/10 प्लस ये क्या 100 ही लिखो, वो भी ठीक है, या ऐसे ही रखो जिस तरह आपको पसंद आए, माइनस 10/100, दैट इज इक्वल टू 100। 70 में से 10 निकालो तो 60, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रिफिल माई पेन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19th। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो? एक एंट्रेंस एग्जाम किया गया है, उसमें 2 एग्जामिनेशन लिए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ a randomly chosen student passing the first examination, तो probability of randomly chosen student passing the first exam, student passing the first exam, ये हमारा इवेंट है और वो probability हमें गिवन है किसके बराबर है? that is equal to 0.8। तो इसको हम नाम देंगे A, दैट इज 0.8। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिप्रेजेंट कर स्टूडेंट पासिंग द सेकंड एग्जाम, और वो है हमारे पास गिवन, दैट इज इक्वल टू 0.7। और क्या गिवन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ द एग्जाम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन एग्जाम इज इक्वल टू कितनी है वो? दैट इज इक्वल टू 0.95। ये भी गिवन है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ए एंड बी, ये हमें निकालना है। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम फर्स्ट एंड पासिंग एग्जाम सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन मीन्स, इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट वन मीन्स या तो वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा या बी करेगा या दोनों कर सकता है, ए एंड बी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन मीन्स या तो एक एग्ज़ाम करेगा, या फर्स्ट एग्ज़ाम करेगा या सेकंड एग्ज़ाम करेगा या दोनों कर सकता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमारे पास है वो है गिवन 0.95, ठीक है। लेकिन हमें वो निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें यह पता है, ये है 0.95। ये हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 0.8 माइनस बी भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। एंड दैट इज या ये यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे, तो ये प्लस ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो विच एम्प्लॉइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू, ये कितने बनेंगे? 1.5 से ये निकालने तो 0.55 प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 मुझे लगता है एक मैं दिखाऊंगा, एक आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 20 में दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज द इन इंग्लिश and Hindi means this mathematically. Insert 3 you can write it like this. तो वो कह रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। ये हमें गिवन है, मैं अपना कुछ नहीं लिख रहा हूँ, और सिर्फ मैंने ई और एच दिया इसको नाम, बस इतना मेरा है कंट्रीब्यूशन इसमें। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नेदर ऑफ द एग्जाम्स इज 0.5। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही वोंट क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जाम्स, प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही वोंट क्वालिफाई इन एग्जाम, वो है इतनी सारी प्रोबेबिलिटी। लेकिन ही वोंट क्वालिफाई दिस एंड ही वोंट क्वालिफाई दिस मीन्स नॉट, ना तो वो इंग्लिश क्वालिफाई करेगा और दैट मीन्स एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ना तो वो हिंदी क्वालिफाई करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ ना तो वो इंग्लिश क्वालिफाई करेगा एंड ना तो वो हिंदी क्वालिफाई करेगा, वो इसके बराबर है। लेकिन हम बाय डे मॉर्गन लॉ हमें पता है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई यूनियन एच होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, बाय डे मॉर्गन लॉ, क्योंकि डे मॉर्गन के हिसाब से ई यूनियन एच का होल कंप्लीमेंट होता है बराबर ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट बाय डे मॉर्गन। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम सेट। तो लेकिन हमें पता है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब हुआ हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे, तो आएगा 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। ठीक है, तो विच एम्प्लॉइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम 0.99 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश इज, हाँ ये कह रहा है फिर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश इज कितनी है वो 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश इज 0.75, ये इंग्लिश की क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी, हमें ये निकालना है कि हिंदी की कितनी पॉसिबिलिटी है, हमें निकालना है, हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी क्वालिफाई करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी हैं, हमारे पास ये भी हैं और कुछ है, हम हाँ ये भी हैं, तो लगाओ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो ये हमने निकाला है कहीं पे, यहाँ पे 0.99 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कहाँ है वो हमें निकालनी है, वो इसको ऐसे ही रखो, माइनस ई इंटरसेक्शन एच वो हमारे पास है। तो निकालो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आएगा, सबसे पहले यहाँ से काटेंगे तो फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 0.99 माइनस 0.70, क्योंकि 0.5 मैंने सॉरी 0.25 0.75 से 0.50 निकालना तो 0.25 निकलेगा वहाँ से। तो यहाँ से निकालना है बाहर, तो जो वहाँ पे बचेगा सबसे पहले 20 कम करो तो क्या आएगा 0.99 से 0.25 कम करना है तो 4, यहाँ से 7, 0.74 आएगा आंसर। तो अब 21 है वो भी ऐसे ही करना है। तो विद दिस we have finished this exercise 16.3. now I will solve next video, I will solve some examples from miscellaneous because I found it very interesting and mesmerizing, this counting technique of probability. So let us hope
Okay, some good questions will come our way where we have to think too much. Although you will find questions up to 21 question, I don't think they will ask a question is from miscellaneous in board exam.